बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थी, जैसे कोई पुरानी धुन दोहरा रही हो, धीमी, भावुक और कहीं ना कहीं बेचैन। मुंबई की वो शाम वैसी ही थी जैसी अक्सर होती है, ट्रैफिक से भरी, लोगों से चिढ़ी और अपनी रफ्तार में बेतरतीब। लेकिन उस शाम की बारिश में कुछ अलग था, जैसे कोई कहानी खुद को दोहराना चाहती हो, जैसे किस्मत की कलम एक नया अध्याय लिखने को बेचैन हो। अंदर कमरे में बैठी थी अनामिका मेहता, 18 साल की, साधारण सी लेकिन असाधारण आत्मा वाली लड़की। वो अपने कमरे की बालकनी में बैठकर चुपचाप उस बारिश को देख रही थी, हाथ में उसकी पसंदीदा कॉफी और गोद में उसकी डायरी, जिसमें वो अपनी अनकही बातें और अधूरे सपने लिखा करती थी। लेकिन आज कुछ भी वैसा नहीं था जैसा रोज होता था। अनामिका, मां की आवाज आई, नीचे आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। वो चौंकी। मां की आवाज में जो सख्ती और चिंता थी, वैसी उसने कभी नहीं सुनी थी। सीढ़ियों से उतरते हुए उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे शरीर को पहले ही अंदेशा हो कि जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी। नीचे पहुंचते ही सामने देखा, पापा, मां और एक अजनबी महिला बैठी थी। महिला के चेहरे पर सादगी और राजसी ठाठ का अजीब मिश्रण था, जैसे वो किसी शाही घराने से हो लेकिन फिर भी जमीन से जुड़ी। बेटा, बैठो, पापा बोले, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ पापा? अनामिका ने पूछा। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन मन में सवालों का तूफान। बेटा, तुम्हें जो हम बताने जा रहे हैं, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अनामिका सन्न रह गई। अनामिका की सांसें थम गई। शब्द जैसे गले में अटक गए हों। पापा का चेहरा उतना ही गंभीर था जितना वो कभी नहीं देख पाई थी। मां की आंखें नम थी, लेकिन वो जब्त किए बैठी थी। वो महिला जो वहां बैठी थी, अब धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में रहस्य की परछाई थी। मैं हूं राधिका राठौड़, महिला ने धीमी आवाज में कहा, और मैं तुम्हारी मां की दोस्त नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी मां की जगह लेने वाली एक सच्चाई हूं। अनामिका के कानों में जैसे किसी ने विस्फोट कर दिया हो। क्या मतलब? उसने हिचकते हुए पूछा। पापा ने धीमे स्वर में कहा, अनामिका, जब तुम पैदा हुई थी, उस वक्त देश के सबसे प्रतिष्ठित राज परिवार राठौड़ राजवंश में एक संकट चल रहा था। तुम्हारी मां, महारानी सौम्या देवी, दुश्मनों के निशाने पर थी। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए हमें सौंप दिया था। हम बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहते थे। हमने तुम्हें पाल पोसकर अपनी बेटी बनाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम वापस जाओ अपने असली घर। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। उसका स्वर टूटा हुआ था। तुम हमारी बेटी हो, मां ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दिल से, लेकिन खून से तुम्हारी जड़ें कहीं और है। राधिका देवी आगे बढ़ी और अनामिका को एक खूबसूरत माणिक जड़ित हार पहनाया। उस हार पर राठौड़ राज परिवार की निशानी थी। एक चमकता हुआ चिन्ह, राज्य वृक्ष की छाया में पली, अग्नि परीक्षा में तपकर बनी महारानी। ये तुम्हारी मां की आखिरी निशानी है, राधिका बोली। अब तुम चलो अपने असली संसार में। अनामिका की पूरी दुनिया पल में बदल चुकी थी। जहां कल तक वो कॉलेज, दोस्त और डांस प्रतियोगिता की चिंता कर रही थी, आज उसे बताया गया कि वो एक राजकुमारी है, देश के सबसे बड़े और गुप्त राजवंश की इकलौती वारिस। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, अनामिका ने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। सवाल, डर और कहीं गहरे में एक अदृश्य शक्ति की चमक। वो जानती थी, ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत है, एक लंबी यात्रा जहां उसे खुद को, अपनी पहचान को और उस सच को अपनाना है जिसे उसने कभी छुआ तक नहीं था। और वहीं मुंबई की सड़कों से हजारों मील दूर एक बड़ी कंपनी का बोर्डरूम था।
जहां बैठा था देवांश सिघानिया, 25 साल का, देश का सबसे सफल और ठंडे दिल वाला सीईओ। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी थी, लेकिन मन में एक खालीपन था जिसे कोई नहीं भर पाया था। उसे क्या पता था कि जिस लड़की से उसकी किस्मत टकराने वाली है, वो सिर्फ एक आम लड़की नहीं, बल्कि एक रहस्य से ढकी राजकुमारी है। 3 दिन बीत चुके थे। अनामिका अपने कमरे की खिड़की से बाहर शून्य में देख रही थी। बाहर की दुनिया वही थी, शहर की भीड़, हॉर्न की आवाजें, आसमान में उड़ते कबूतर। लेकिन अंदर एक तूफान था, ऐसा तूफान जो उसके अस्तित्व की जड़ें हिला रहा था। 3 दिन पहले उसे बताया गया कि वह एक राजपरिवार की बेटी है। एक दिन में उसका नाम, पहचान, रिश्ता, भविष्य सब बदल दिया गया था। वो अनामिका मेहता अब धीरे धीरे अनामिका राठौड़ बन रही थी। हर चीज बदल रही थी, पर सबसे ज्यादा बदलाव वो खुद में महसूस कर रही थी। हर रात उसे अजीब सपने आते, एक विशाल महल, गुप्त सुरंगें, तलवारें और एक बच्ची जो जोर से रो रही थी। वो बच्ची क्या वही थी? अनामिका। मां की आवाज आई। हाँ मां, उसने जवाब दिया, लेकिन भीतर से आवाज थरथरा रही थी। आज राधिका देवी आई है, तुम्हें उनके साथ चलना होगा। राजमहल, ये शब्द जैसे किसी गुफा में गूंजे। राजमहल, राठौड़ राजमहल का पहला दृश्य। अगले दिन सुबह 7 बजे एक ब्लैक लिमोजिन अनामिका को लेकर मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। रास्ते भर उसके दिल की धड़कनें तेज थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, रेत की सुनहरी परतें, ऊंटों के काफिले, दूर तक फैले महलनुमा खंडहर और सूर्य की तपती किरणें। फिर सामने आया एक दृश्य जिसने उसकी सांसें रोक दी। राठौड़ राजमहल एक किला नहीं, एक सपना था। लाल बलुआ पत्थर से बनी विशाल इमारत, जिनकी दीवारें इतिहास की सांसों से बात करती थी। द्वारों पर रक्षक खड़े थे, पोशाकें प्राचीन लेकिन चालें आधुनिक। फव्वारे, बाग बगीचे, संगमरमर की मूर्तियां, सब कुछ असल से परे लग रहा था। स्वागत है, युवराज कुमारी अनामिका, महल के प्रधान सेवक ने झुककर कहा। उस क्षण अनामिका को एहसास हुआ, अब पीछे लौटना संभव नहीं है। महल के भीतर का रहस्य। महल में दाखिल होते ही उसे कुछ जाना पहचाना लगा, जैसे बचपन में वो यहां रही हो, जैसे इन दीवारों ने उसका बचपन देखा हो। एक पुराना चित्र दीवार पर लगा था, एक स्त्री जिसकी आंखें हूबहू अनामिका जैसी थी। ये कौन है? अनामिका ने राधिका देवी से पूछा। तुम्हारी मां, महारानी सौम्या। अनामिका की आंखें छलक गई। वो चित्र देखती रही और जैसे अचानक समय की उल्टी गिनती शुरू हो गई हो। आज से तुम्हें राजसी रीति रिवाज, तलवारबाजी, घुड़सवारी, राजनीति, भाषा और इतिहास की शिक्षा शुरू होगी, राधिका देवी ने कहा। और मेरा कॉलेज, मेरी दोस्तें, मेरा जीवन। अनामिका का स्वर कांप रहा था। राजकुमारियां अपने जीवन खुद नहीं चुनती, अनामिका। उन्हें अपनी प्रजा के लिए जीना होता है। दूसरी ओर मुंबई में देवांश सिघानिया। उसी समय सिंगापुर से लौट रहे थे देवांश सिघानिया। उनका प्राइवेट जेट छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर उतरा। मीडिया कैमरों की चमक के बीच देवांश उतरे। चेहरे पर वही ठंडापन, आंखों में वही शून्यता। सिघानिया ग्रुप का नया प्रोजेक्ट राजस्थान में है, क्या आप खुद निगरानी करेंगे? एक रिपोर्टर ने पूछा। देवांश बस मुस्कुराए। कुछ सौदे दिल से होते हैं और कुछ जमीन से। उन्हें खुद नहीं पता था कि राजस्थान जाकर वो किसी जमीन से नहीं, किसी दिल से टकराने वाले हैं। शाही ट्रेनिंग की शुरुआत। राजमहल के भीतर सुबह का सूरज जब संगमरमर की दीवारों पर पड़ा, तो उनकी चमक में अनामिका के चेहरे की हल्की झिझक साफ दिखाई दी। आज उसका पहला दिन था शाही प्रशिक्षण का। राठौड़ परिवार की परंपरा थी, हर वारिस को राजसी जीवन की हर बारीकी से गुजरना होता था।
तलवारबाजी, भाषण कला, घुड़सवारी, संगीत, नीतिशास्त्र और सबसे कठिन, भावनाओं पर नियंत्रण। राजकुमारियां पहले दिल नहीं, राजधर्म से चलती हैं, राधिका देवी ने कहा। पर अनामिका का दिल, वो तो एक सामान्य लड़की का दिल था, जिसे कॉलेज की लाइब्रेरी पसंद थी, चॉकलेट से प्यार था और जिसने कभी तलवार छुई भी नहीं थी। शुरुआत घुड़सवारी से हुई। एक काले घोड़े को अनामिका के सामने लाया गया। उसका नाम था शौर्य। इस पर चढ़ो, मुख्य प्रशिक्षक बोले। अनामिका ने डरते हुए घोड़े की आंखों में देखा, मगर उसे महसूस हुआ कि जैसे शौर्य भी उसकी उलझन को समझ रहा था, जैसे वो भी उसे जज नहीं कर रहा, बल्कि कह रहा हो, चलो एक नई शुरुआत करें। वो चढ़ गई। कुछ ही मिनटों में जब हवा उसके बालों में बहने लगी, तो उसने खुद को कुछ और ही रूप में पाया। घोड़े की चाल के साथ जैसे उसमें कोई पुरानी आत्मा जाग रही थी। बहुत अच्छा किया, युवराज कुमारी। प्रशिक्षक चौंक गए थे। शाही पाठशाला का हर शिक्षक हर दिन उसकी एक नई प्रतिभा देखकर अचंभित होता, चाहे वो तीरंदाजी हो या राजनीतिक विश्लेषण, जैसे उसके खून में सदियों का राजकीय ज्ञान बहता हो। लेकिन जब रात्रि होती, तो वो अनामिका फिर वही बन जाती जो वो असल में थी। अपनी डायरी में अपने पुराने दिनों को ढूंढती, अपने कॉलेज फ्रेंड्स की फोटो देखकर मुस्कुराती और एक ही सवाल खुद से पूछती, मैं कौन हूं? वो अनामिका जो थी, या वो जो बन रही हूं? और इधर देवांश का राजस्थान आगमन। उसी दिन एक हेलीकॉप्टर राजस्थान की मिट्टी को चीरते हुए उद्यगढ़ की दिशा में बढ़ा। सिंगापुर से लौटे देवांश सिघानिया एक बड़े प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए खुद वहां पहुंच रहे थे। उनकी योजना थी उस क्षेत्र में एक लग्जरी हेरिटेज होटल बनाना, और उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान था राठौड़ किले के पास की जमीन। राठौड़ परिवार अभी भी प्रभाव में है, बात करना होगा, उनके मैनेजर ने बताया। देवांश ने आंखें बंद की। उसे फर्क नहीं पड़ता था किसी शाही खानदान से। वो बस चाहता था सफलता, काबू और नतीजा। एक मुलाकात तय करो। मैं खुद जाऊंगा, देवांश ने कहा। पहली मुलाकात जो टकराव में बदली। 3 दिन बाद राठौड़ महल के गेस्ट हॉल में पहली बार देवांश और अनामिका आमने सामने आए। देवांश ने जैसे ही महल में कदम रखा, उसे कुछ अजीब लगा। एक गंध, एक खामोश आकर्षण। और जब उसकी नजरें अनामिका पर पड़ी, तो वक्त कुछ सेकंड के लिए थम गया। वो लड़की राजसी पोशाक में, लेकिन आंखों में वो मासूमियत, वो विद्रोह, वो प्यास जो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। मैं हूं देवांश सिघानिया, सिघानिया ग्रुप का एमडी। मुझे मालूम है, अनामिका ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। इसे आप खरीद नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हैं। देवांश को गुस्सा आया, लेकिन उसकी आंखों में एक और आग जल रही थी, जिज्ञासा। तुम अलग हो, उसने धीरे से कहा। मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए, अनामिका ने कहा, और वहां से चली गई। देवांश उसे जाते हुए देखता रहा। पहली बार किसी लड़की ने उसे यूं ठुकराया था, और पहली बार किसी लड़की ने उसे सोचने पर मजबूर किया था। रात की वो परछाई, महल की छत पर खड़ी अनामिका आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रही थी। इन तारों की चमक जैसी लगती थी, चुप, स्थिर, और फिर भी हजारों राजों से भरी हुई। वो आज की मुलाकात को बार बार याद कर रही थी। देवांश सिघानिया, उसकी आंखें, उसका रूखा रवैया, और फिर उसका कहना, तुम अलग हो। क्या वाकई वो अलग है, या ये सिर्फ एक व्यापारी की चतुराई थी? लेकिन जो अनामिका नहीं जानती थी, वो ये कि देवांश भी अब अकेला नहीं था। उसकी दुनिया की जमीन पर किसी ने सवाल खड़ा कर दिया था। एक लड़की जो शाही है, पर दिल में सामान्य सी, और जुबान पर तलवार। उसी रात अनामिका की नींद फिर टूट गई। एक अजीब सपना। वो किसी काले कक्ष में थी।
दीवारों पर अग्नि चिन्ह चमक रहे थे और एक भारी आवाज कह रही थी, समय आ गया है, अग्निजा, तुम लौटो अपने रूप में। अचानक उसे एक आईना दिखा, जिसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि एक योद्धा राजकुमारी का चेहरा दिखा, जो तलवार लिए एक युद्ध के मैदान में खड़ी थी। उसने चीख कर आंखें खोली। ये सपने हर रात गहरे क्यों होते जा रहे हैं? उसने खुद से पूछा। राजमहल का एक पुराना हिस्सा, निषिद्ध गलियारा। अगले दिन राजसी प्रशिक्षण के बाद अनामिका गलती से एक पुरानी सीढ़ी से नीचे उतर गई। वहां घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर दिए जले थे, जैसे किसी ने उसकी राह पहले से तय कर दी हो। अंदर एक दरवाजा था, लोहे का, जंग खाया हुआ, लेकिन उस पर एक चिन्ह खुदा था, अग्निकुल की रक्षक। उसने हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से राधिका देवी की तेज आवाज आई, अनामिका, उस दरवाजे से दूर रहो। वो चौंकी। ये हिस्सा कई पीढ़ियों से बंद है। जो अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया, राधिका बोली। लेकिन अनामिका के मन में अब एक और रहस्य जाग चुका था। मैं कौन हूं और मेरी आत्मा किस इतिहास से जुड़ी है? देवांश की खोज। उधर देवांश ने जैसे ठान लिया था, इस लड़की के पीछे कोई रहस्य है और उसे पता लगाना ही होगा। वो अपने रिसर्च टीम को लगाता है। मुझे राठौड़ परिवार का हर इतिहास चाहिए, खासकर वो हिस्सा जो छिपाया गया हो। उसकी टीम उसे एक पुरानी दस्तावेज भेजती है, जिसमें लिखा था, राठौड़ वंश की अग्नि कन्या, जिसे बचपन में बचा लिया गया था, एक दिन लौटेगी। वो एक योद्धा होगी, एक रक्षक और एक विध्वंसक भी। देवांश की आंखें सिकुड़ जाती हैं। क्या ये वही लड़की है? उसके मन में पहली बार डर और आकर्षण साथ उठते हैं। पहला टकराव महल का भोज। शाम को राजमहल में एक राजसी भोज आयोजित किया गया। सभी अतिथि, मंत्री, राजनयिक और विदेशी मेहमान आमंत्रित थे। देवांश भी आमंत्रित था। औपचारिक रूप से अनामिका नीली रेशमी पोशाक में आई, लेकिन उसका आत्मविश्वास आज उसके चेहरे पर चमक रहा था। देवांश की निगाहें बस उसी पर टिकी रहीं। तुमने जमीन नहीं दी, अब क्या अपना ध्यान भी नहीं दोगी? देवांश ने धीमे से कहा। जिसके पास दिल न हो उसे ध्यान नहीं, चेतावनी दी जाती है। अनामिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसी वक्त एक नौकर गलती से देवांश के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। देवांश गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन अनामिका उसे रोकती है। ये महल है, बोर्डरूम नहीं। यहां आदर डर से नहीं, दिल से कमाया जाता है। देवांश चुप रह गया। अध्याय का अंत। उस रात दोनों ने एक दूसरे को अलग अलग नजरों से देखा। अनामिका के लिए देवांश एक खतरा था, लेकिन शायद एक साथी भी। देवांश के लिए अनामिका एक पहेली थी, लेकिन शायद एक जरूरत भी। पर दोनों नहीं जानते थे, उनके बीच सिर्फ प्यार या टकराव नहीं आने वाला, बल्कि एक ऐसा अतीत जो उन्हें या तो जोड़ देगा या तबाह कर देगा। छुपे हुए खतरे की दस्तक। रात के तीसरे पहर, जब पूरा महल नींद में डूबा था, महल के पश्चिमी हिस्से में एक साया धीरे धीरे दीवार की ओट में सरक रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी मोहर थी, राठौड़ वंश की शाही मोहर की नकल। उसने एक गुप्त दरवाजा खोला और फुसफुसाया, वो लौट आई है, अग्निकुल की अग्निजा। महल की दीवारों में कुछ ऐसा छिपा था जो सदियों से सो रहा था। एक राज जो सिर्फ अनामिका से जुड़ा नहीं था, बल्कि पूरे राजवंश की बुनियाद हिला सकता था। अनामिका की आत्मा में जागती ऊर्जा। उधर अनामिका ने अपनी बालकनी में खड़े होकर दूर अंधेरे में किसी को महसूस किया। वो पलटी, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी हथेली में गर्माहट होने लगी। उसके कमरे की दीवार पर रखा हुआ अग्निचिन्ह, वो हार जो उसकी मां की अंतिम निशानी था, चमकने लगा। उसने जैसे ही उसे छुआ,
उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। एक युद्ध भूमि, रथ पर सवार एक योद्धा रानी, जलती हुई तलवार, और एक बच्ची जो रक्षक थी, पर जिसके लिए हर कोई दुश्मन था। अनामिका जमीन पर गिर गई। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल धड़कनों से बाहर निकलने को था। वो समझ चुकी थी, ये सिर्फ खून की विरासत नहीं है, ये आत्मा का ऋण है। गुप्त ग्रंथालय का द्वार। अगली सुबह अनामिका चुपचाप महल के उस हिस्से में पहुंची जहां जाना मना था, विरासत कक्ष। वहां दीवारों में जड़ी एक पेंटिंग में छिपा था एक रहस्य। उस पेंटिंग में एक रानी तलवार उठाए खड़ी थी, और नीचे लिखा था, जब अग्निजा लौटेगी, धधक उठेगा सिंहासन, और वही करेगी निर्णय, जीवन या विनाश। दीवार के पीछे से एक दरवाजा खुला। अंदर था राजवंश का गुप्त ग्रंथालय। सैकड़ों साल पुराने शिलालेख, पांडुलिपियां और गुप्त मंत्र। अनामिका ने जैसे ही एक ग्रंथ को खोला, उसमें लिखा था, अग्निजा, राठौड़ वंश की वह कन्या जो आत्मा से रक्षक, लेकिन समय आने पर विनाशिनी भी बन सकती है। मैं, उसने फुसफुसाया, क्या मैं वही हूं? देवांश का परिवर्तन। इसी दौरान देवांश ने राजमहल के आसपास की जमीनों का दौरा किया। उसे सब कुछ राजसी पर बनावटी लगने लगा था, लेकिन अनामिका हर बार एक नई परत में खुलती थी। शाम को उसने अनामिका को गार्डन में अकेले बैठा देखा। तुम अकेली क्यों हो? कभी कभी जब चारों तरफ लोग हों, तब सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। तुम कुछ छिपा रही हो, है ना? हर किसी को सब कुछ जानने का अधिकार नहीं होता, मिस्टर सिघानिया। देवांश मुस्कराया। शायद, पर तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम जवाब चाहती हो। शायद खुद से। कुछ क्षण चुप्पी छाई रही। हवा में एक अजीब किस्म की खामोशी थी, जो प्रेम से कम लेकिन जुड़ाव से ज्यादा थी। अंत की ओर बढ़ता पहला अध्याय। रात को राजमहल के सबसे ऊपरी बुर्ज पर राधिका देवी ने राठौड़ वंश के पुराने रक्षक मंत्री अचल सिंह से कहा, अनामिका जाग रही है, पर उसके साथ पुराने दुश्मन भी लौट रहे हैं। क्या वो तैयार है? अचल सिंह ने पूछा। नहीं, राधिका बोली, पर उसे होना पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, एक युद्ध है, प्यार और सत्ता के बीच, विश्वास और रक्त के बीच। और दूर एक अंधकार में डूबा चेहरा धीमे से बुदबुदाया, अब वक्त आ गया है अग्निकुल की विनाशिनी को जगाने का। अध्याय 1 समाप्त। आगे क्या होगा? अनामिका की आत्मा में छिपी अग्निशक्ति क्या जागेगी? क्या देवांश अनामिका की हकीकत से जुड़ पाएगा या उसकी ताकत से डर जाएगा? और कौन है वो परछाई जो अनामिका के जागने का इंतजार कर रही है? राजमहल की गलियां आज भी वही थी, लाल पत्थरों से बनी, सुंदर और ऐतिहासिक। मगर आज अनामिका जब इन गलियों से गुजर रही थी, तो हर दीवार, हर दरवाजा उसे कुछ कह रहा था। अब वो एक आम लड़की नहीं रही थी। अब उसकी चाल में हिचक नहीं, सवाल थे। उसकी आंखों में अब मासूमियत के साथ एक तीखी झलक थी, जैसे भीतर कुछ बदलने लगा हो। राजवंश के अध्यापक पंडित अरविंदनाथ ने आज उसे विशेष ग्रंथ पढ़ाए। राजकुमारियां तलवार से नहीं, विवेक से युद्ध जीतती हैं, पर यदि आग उनके रक्त में हो, तो उन्हें रोकना भी आग से ही होगा। अनामिका चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके अंदर कुछ गूंज रहा था। अग्निजा, ये शब्द बार बार लौट रहा था। एक पुराना खत। शाम को अनामिका के कमरे में एक चिट्ठी आई, बिना नाम की, बिना मोहर की। उसमें लिखा था, जिस दिन तुम्हारे जन्म के साथ राठौड़ वंश की शक्तियां फिर से जागी, उसी दिन तुम्हारे शत्रु भी जागे। तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं, एक चक्र का हिस्सा है। ध्यान रखो, सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलेगा जहां तुम सबसे ज्यादा विश्वास करती हो। अनामिका कांप उठी। कौन भेज रहा है ये संदेश? और क्या वाकई मेरी शक्तियां किसी को खतरा लगती हैं? देवांश की उलझने। उधर
देवांश सिघानिया ने अब अनामिका को समझना शुरू कर दिया था, मगर जैसे जैसे वो करीब आता उसे एहसास होता कि वो लड़की, जिसे वो सिर्फ एक अहंकारी राजकुमारी समझता था, दरअसल बहुत कुछ छुपा रही है। उसकी आंखों में कुछ देखा मैंने, जैसे किसी ने सदियों का दुख जिया हो। देवांश ने अपने दोस्त और सहयोगी आरव से कहा, तू पहली बार किसी लड़की को देखकर खोया लग रहा है। आरव हंसा। ये खोना नहीं है, ये जंग है, और इस जंग में मैं जीतना चाहता हूं, पर बिना समझे लड़ नहीं सकता। रहस्यमयी सभा। राजमहल के एक गुप्त कक्ष में उस रात एक सभा हुई। वहां मौजूद थे राधिका देवी, मंत्री अचल सिंह और 2 अन्य पुराने वफादार। वो तेजी से जाग रही है, पर हमें निर्णय लेना होगा, राधिका ने कहा। क्या उसे उसके माता पिता की मृत्यु का सच बताया जाए? नहीं, अचल बोले, अभी नहीं। वो टूट जाएगी। और देवांश सिघानिया, वो खुद एक मोहरा है, या शायद राजा। फैसला हुआ, अनामिका को युद्ध के लिए तैयार करो। उसका प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आखिरी दृश्य, बढ़ती नजदीकियां और बढ़ता खतरा। अगली सुबह महल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, राजवंशीय तीरंदाजी स्पर्धा। अनामिका उसमें हिस्सा लेने आई, लाल और सुनहरी पोशाक में, चेहरे पर शौर्य और भीतर कहीं छुपी हुई कंपकंपी के साथ। देवांश वहां मौजूद था, पहली बार सिर्फ कारोबारी नहीं, एक दर्शक की तरह। जब अनामिका ने आंखें बंद कर तीर चलाया, उसकी सांस थमी रही, और वो तीर हवा में सीधा जाकर एक सिक्के के बीचों बीच चीरता हुआ निकल गया। तालियां बजी, लेकिन देवांश की आंखों में कुछ और था, चौंकना, आकर्षण और अनजाना डर। उस रात दोनों की नजरें एक बार फिर टकराई। तुम्हारे भीतर आग है, देवांश बोला। कभी आग बचाने के लिए भी होती है, अनामिका ने जवाब दिया। सच्चाई की छाया। रात के तीसरे पहर महल के पश्चिमी हिस्से में धीमे से एक दरवाजा खुला। राधिका देवी अकेली वहां पहुंची। हाथ में एक पुरानी तिजोरी की चाबी थी। उस तिजोरी में रखा था वो दस्तावेज जो अनामिका के माता पिता की मृत्यु से जुड़ा था। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, राधिका फुसफुसाई, वो एक साजिश थी। कागजों में नाम दर्ज थे, कुछ ऐसे वफादारों के जिन्होंने विश्वासघात किया था, और उनमें एक नाम पर राधिका की उंगलियां रुक गई। देवांश सिघानिया के पिता विक्रम सिघानिया। राधिका का चेहरा सख्त हो गया। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? उसने बुदबुदाया। अनामिका की बेचैनी। इधर अनामिका लगातार बेचैन हो रही थी। तीरंदाजी प्रतियोगिता के बाद जब वो अपने कमरे में पहुंची तो एक अजीब सी गर्म हवा उसे छूती हुई निकली, और उसी के साथ उसकी अलमारी की सबसे ऊपरी शेल्फ से एक कागज का पुर्जा नीचे गिरा। उस पर सिर्फ एक पंक्ति थी, सच्चाई से भागोगी तो अतीत पीछा करेगा, सामना करोगी तो भविष्य तुम्हारा होगा। अनामिका अब और चुप नहीं रहना चाहती थी। अगर मैं राठौड़ वंश की उत्तराधिकारी हूं तो मुझे सच जानना ही होगा, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों न हो। देवांश का अतीत। दूसरी ओर देवांश ने अपनी मां की पुरानी किताबों में एक चित्र देखा, एक छोटी बच्ची जो राजमाता के साथ खेल रही थी, और पीछे खड़ा एक आदमी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी मुद्रा जानी पहचानी थी। ये कौन है मां? देवांश ने पूछा। मां ने कुछ पल चुप रहकर कहा, राजमहल से जुड़ी कहानियां मत खोद बेटा। जो लोग वहां जन्मे वो या तो राजा बने या राख। लेकिन देवांश ने तय कर लिया था, अनामिका की हकीकत मुझे जाननी है, चाहे मुझे अपने पिता के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। एक अप्रत्याशित मुलाकात। महल में एक विशेष भोज का आयोजन हुआ, जिसमें पुरानी राज परिवारों के वंशजों को बुलाया गया था। देवांश को भी विशेष आमंत्रण मिला। जब वो महल के प्रांगण में पहुंचा तो अनामिका पहले ही वहां थी। आज वो पहले से अलग लग रही थी। उसकी चाल में
सुकून और युद्ध की आहट दोनों थे। तुम्हें नहीं लगता हम बार बार टकरा रहे हैं? देवांश ने मुस्कुराकर कहा। कुछ टकराव नियति तय करती है, अनामिका ने गंभीरता से जवाब दिया। और कुछ टकराव दिल की बात तब करनी चाहिए जब दिमाग शांत हो। मेरा दिमाग इस समय साजिशें सुलझा रहा है। देवांश थोड़ा चौंका। क्या वो जानती है या फिर ये सिर्फ संयोग है? अचानक हुआ हमला। उसी शाम भोज के अंत में जब मेहमान विदा हो रहे थे, एक घोड़े की पीठ पर छिपकर एक नकाबपोश तीरंदाज महल में घुसा और उसने सीधे अनामिका पर तीर चलाया। भीड़ में हलचल मच गई, पर जैसे ही तीर हवा में आया, अनामिका ने अपनी आंखें बंद की और उसके हाथों से अग्नि की लहर निकली। तीर जलकर राख हो गया। सब अवाक रह गए। राधिका देवी पीछे से दौड़कर आई और अनामिका को अपने गले से लगा लिया। अब समय आ गया है अग्निजा, तुम्हें अपनी शक्ति को समझना होगा, इससे पहले कि कोई और इसका उपयोग तुम्हारे खिलाफ कर ले। देवांश भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका चेहरा अब सिर्फ चौंका हुआ नहीं था, आशंकित था। महल की उस रात में सब कुछ शांत था, लेकिन अनामिका की आत्मा भीतर से उथल पुथल हो रही थी। दिन के भोज में जो हुआ था, वो अग्नि की लहर, तीर का जल जाना, सब कुछ, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये उसमें से निकला था या उसके भीतर कोई और था। राधिका देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में भय भी था और उम्मीद भी। अनामिका अपने कमरे में खड़ी आईने में खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। पहले जहां सिर्फ मासूमियत दिखती थी, अब वहां एक चिंगारी थी। उसने धीरे से अपने गले में पड़े अग्निचिन्ह वाले हार को छुआ और उसकी हथेली फिर गर्म हो उठी। एक क्षण को उसे अपनी सांस रुकती सी लगी। एक हल्की सी आवाज आई, बिल्कुल भीतर से, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, तू अग्निजा है, तू अग्नि की संतान है। वहीं दूसरी ओर देवांश अपने होटल के कमरे में बैठा उस घटना का वीडियो बार बार देख रहा था। हर बार जब अग्नि की लहर उसके स्क्रीन पर दौड़ती, उसका चेहरा और गंभीर होता जाता। कोई सामान्य लड़की ऐसा नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। उसका मन अंदर से कह रहा था, वो कोई रहस्य है और अगर मुझे उससे जुड़ना है तो पहले मुझे उसके इतिहास को समझना होगा। अगले दिन सुबह महल के एक पुराने हिस्से में राधिका देवी अनामिका को लेकर एक बंद कमरे में गई। वो कमरा दशकों से बंद था, केवल वंश की अग्निकुल पुत्रियों के लिए खोला जाता था। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अनामिका ने प्रवेश किया, दीवारों पर लगी अग्नि रेखाएं स्वयं जल उठीं। वह चौंकी नहीं, बस देखती रही, और पहली बार उसके अंदर भय नहीं बल्कि अपनापन जागा। राधिका ने उसे बताया, ये तुम्हारा उत्तराधिकार है अनामिका। तुम्हारी मां सौम्या देवी सिर्फ रानी नहीं थी, वो अग्निकुल की रक्षक थी, और अब ये विरासत तुम्हारे कंधों पर है। पर याद रखो, शक्ति बिना नियंत्रण के विनाश बन जाती है। वहीं देवांश अब अपने पिता के पुराने दस्तावेज खंगाल रहा था। उसने एक फाइल पाई, राठौड़ पैलेस, ऑपरेशन 2007। उसकी उंगलियां कांप उठीं। फाइल में दर्ज था, मिशन सफल, राजा और रानी समाप्त। वारिस सुरक्षित नहीं मिली। विक्रम सिघानिया। देवांश को एक झटका सा लगा। क्या मेरे पिता उस हत्या में शामिल थे? उसके लिए ये एक ऐसा सच था जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला देने वाला था। शाम को महल में एक विशेष समारोह हुआ जिसमें सभी पुराने राठौड़ सहयोगियों को बुलाया गया। अनामिका को औपचारिक रूप से राजकुल की उत्तराधिकारी घोषित किया गया। सबने उसे झुककर प्रणाम किया। देवांश भी वहां मौजूद था, लेकिन उसकी आंखें अब मोह में नहीं, संदेह और अपराधबोध में डूबी थी। समारोह के अंत में जब सब जा रहे थे, अनामिका देवांश के पास पहुंची। तुम चुप क्यों हो आज? उसने पूछा। देवांश ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा,
कभी कभी जब सच बहुत कड़वा होता है तब शब्द नहीं निकलते। कौन सा सच जिससे तुम बचाई गई थी? हो सकता है वो मेरे अपने लोगों की साजिश हो। अनामिका चौंक गई। उसकी आंखों में पहली बार देवांश को देखकर भरोसे और संशय दोनों साथ दिखे। मैं जानना चाहती हूं सब कुछ, लेकिन अगर तुम खुद को सजा से बचाने आए हो तो मैं वो राजकुमारी नहीं जो चुप रह जाएगी। देवांश ने सिर झुका लिया। मैं सजा से नहीं, तुम्हारे सच से जुड़ने आया हूं। लेकिन अगर मेरा अतीत तुम्हें नुकसान पहुंचाता है तो मैं खुद को तुम्हारे रास्ते से हटा लूंगा। उस पल हवा भारी हो गई। दो दिल, दो विरासतें, और एक ऐसा भविष्य जो या तो मिलन में बदलेगा या एक युद्ध में। अनामिका उस रात नींद में थी, लेकिन उसका शरीर जैसे स्थिर और आत्मा जैसे अशांत थी। अग्निचिन्ह की आभा धीरे धीरे उसकी हथेली में फैल रही थी और उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई पुकार रहा था उसे, कोई जो सदियों से इंतजार में था। वो अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें खुली थी, पर कमरे में कुछ बदलाव दला सा था। दीवार पर टंगी एक पुरानी तलवार चमकने लगी। वही तलवार जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ था, क्योंकि कहा जाता था कि वो सिर्फ अग्निजा को ही स्वीकार करेगी। अनामिका ने तलवार के पास जाकर जैसे ही उसे छुआ, पूरा कमरा हल्के नीले प्रकाश में डूब गया। तलवार ने उसकी हथेली से जुड़ते ही एक हल्की जलन दी और उसके मन में एक छवि तैर गई। एक युद्ध भूमि जहां एक रानी अकेली 100 सैनिकों से लड़ रही थी। और फिर एक चीख, मां की चीख, अनामिका भागो। उसने तुरंत तलवार वापस रख दी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि यह सब केवल सपना नहीं था। यह स्मृति थी, उसकी आत्मा की। अगली सुबह राधिका देवी ने उसे विशेष कक्ष में बुलाया। वहां कुछ वरिष्ठ गुरुजन पहले से मौजूद थे। उन्होंने अनामिका को घेरकर एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और फिर एक वाक्य कहा, तुम अब छिप नहीं सकती अग्निजा, तुम्हारा समय आ गया है। गुरु अचल सिंह ने उसे निर्देश दिया, तुम्हें अग्निकुल की 8 विद्याओं की शिक्षा मिलेगी। ध्यान, आभा संतुलन, तलवार विद्या, अग्नि नियंत्रण, भविष्य दृष्टि, ऊर्जा शमन, संज्ञान युद्ध और सबसे कठिन, आत्म संयम। अनामिका ने सिर्फ एक बात कही, अगर मुझे लड़ना है तो मैं पूरी तरह से तैयार होंगी। उसी दिन देवांश ने अपने पिता की एक पुरानी डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें विक्रम सिघानिया ने एक जगह लिखा था, अगर राठौड़ वंश की अग्निकन्या कभी लौटती है तो उसका उपयोग करो, वरना समाप्त कर दो। देवांश का चेहरा सुन्न पड़ गया। ये वही पिता था जिसने उसे सिखाया था कि शक्ति हासिल करो, भावनाओं से नहीं जुड़ो। लेकिन अब वो खुद एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसका अतीत अनामिका की सच्चाई से टकरा रहा था। शाम को देवांश महल आया और उसे देखकर अनामिका ने बस इतना कहा, अगर तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो अपना अतीत मेरे सामने रखो, वरना इस बार मेरा अग्निवचन ही हमारा अंतिम संवाद होगा। देवांश ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब केवल दर्द नहीं था, वहां आग थी। वो आग जो डर नहीं, बदलाव लाती है। मैं अपने पिता की सच्चाई लेकर आऊंगा, उसने कहा, और अगर वो तुम्हारे खिलाफ निकले तो मैं उनका बेटा नहीं, तुम्हारा साथी बनूंगा। राधिका देवी छुपकर सब देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अनकही चिंता थी, क्योंकि उन्हें पता था प्यार जितना गहरा होता है उसकी परीक्षा उतनी ही क्रूर होती है। और ये प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं था। यह अग्नि और राख के बीच लिखा गया एक भाग्य था। महल के भीतर एक विशेष कक्ष खोला गया था जिसे तपशाला कहा जाता था। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। यह स्थान केवल राठौड़ वंश की अग्निकुल रक्षकाओं के लिए था, जहां आत्मा, शक्ति और नियंत्रण की परीक्षा होती थी। अनामिका अब उस राह पर थी जहां उसे खुद को सिद्ध करना था, सिर्फ वारिस नहीं, एक योद्धा बनकर। वो एक सफेद वस्त्र में, नंगे पांव,
मंत्रोच्चारों के बीच उस कक्ष में पहुंची। वहां केवल एक दीपक जल रहा था और बीच में रखी थी एक अग्निवलय, एक चक्र जिसमें प्रवेश करते ही अग्नि चेतना जाग जाती थी। ये अग्नि सिर्फ जलाने के लिए नहीं, अचल सिंह ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा को उसके पूर्व रूप से जोड़ती है। अगर तुम डगमगाई तो या तो पागल हो जाओगी या फिर हमेशा के लिए मौन। अनामिका ने बिना झिझक अग्निवलय में कदम रखा। पल भर के लिए समय रुक गया। उसके सामने वही दृश्य लौटे, मां की पुकार, युद्ध, जलती तलवार और एक आवाज, तू अग्निजा है, शक्ति तुझ में है, पर वह केवल संयम से जागती है। अचानक अग्निवलय की आग तेज हो उठी। अनामिका कांप गई। उसका शरीर जैसे जलने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने आंखें बंद की और अपनी हथेली को धीरे धीरे अपने हृदय पर रखा। तभी कुछ शांत हो गया। आग नीली होने लगी, दिए की लौ स्थिर हो गई और अनामिका के माथे पर एक अग्नि चिन्ह उभर आया, वही चिन्ह जो सदियों से अग्निकुल की रक्षिकाओं को दिया जाता था। बाहर खड़े गुरुजन चौंक गए। ये चिन्ह केवल तब प्रकट होता था जब कोई आत्मा न केवल अग्नि को अपनाती है, बल्कि अपने पूर्व जन्म की स्मृति को भी स्वीकार कर लेती है। वो बाहर निकली। चेहरे पर कोई थकावट नहीं, बल्कि गहरा सन्नाटा था। उसने बस इतना कहा, मैं अपनी पहली परीक्षा में सफल हुई। अब अगली परीक्षा क्या है? अचल सिंह ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब अग्नि को नियंत्रण देना होगा। अग्नि तो जाग गई, पर अब उसका संतुलन तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। उधर देवांश दिल्ली लौट गया था। उसने अपने पिता से स्पष्ट बात करने का निर्णय लिया। विक्रम सिघानिया ने सब कुछ जानते हुए भी शांत स्वर में कहा, जो लोग इतिहास खोदते हैं उनका भविष्य उन्हें खा जाता है, और जो सच से डरते हैं वो कभी इंसान नहीं बनते। देवांश ने उत्तर दिया। विक्रम ने उसे एक लिफाफा दिया। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि राठौड़ राजवंश के खिलाफ क्या हुआ था, तो इसे उद्यगढ़ जाकर राठौड़ लाइब्रेरी के नीचे पढ़ो। देवांश ने वो लिफाफा लिया और बिना एक शब्द बोले निकल गया। उसी रात अनामिका महल की छत पर अकेली खड़ी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद बिल्कुल गोल था। वहीं दूसरी ओर देवांश ट्रेन से राजस्थान लौट रहा था, लेकिन इस बार एक प्रेमी नहीं, एक सत्य यात्री बनकर। दोनों को नहीं पता था कि आने वाला समय उन्हें फिर करीब लाएगा, लेकिन इस बार उनके बीच कुछ नहीं होगा सिवाय सच, शक्ति और निर्णय के। महल के भीतर वातावरण गंभीर था। अनामिका अब एक साधारण राजकुमारी नहीं रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चाल में स्थिरता, और हृदय में अब सवाल नहीं बल्कि लक्ष्य था। लेकिन उसके सामने जो अगली चुनौती थी वह केवल बाहरी नहीं, आत्मिक संतुलन की थी। अग्निकुल की दूसरी विद्या, अग्नि संतुलन, वो विद्या थी जिसमें भीतर की जलती शक्ति को सीमित करना होता था। अगर एक क्षण को भी मन डगमगाए तो अग्नि रक्षक को ही भस्म कर सकती थी। प्रशिक्षण कक्ष में उसे एक धधकती अग्नि रेखा के बीच बैठाया गया। चक्र के चारों कोनों पर 4 मंत्र लिखे गए थे, धैर्य, विवेक, संयम और क्षमा। उसे पूरे दिन केवल ध्यान में बैठना था, न कोई बात, न कोई क्रिया, बस अग्नि के बीच में अपनी चेतना स्थिर रखना। घंटों बीते, अग्नि अब भीतर उतरने लगी। उसकी हथेली जलने लगी, माथा तपने लगा। तभी अनामिका की आंखों के सामने कुछ चमकने लगा। एक पुरुष का चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें वैसी ही थी जैसी कभी देवांश की लगी थी। एक स्वर आया, मैंने राठौड़ों को जलते देखा है और तुझे उनके नाम की लौ बनते भी। अनामिका चौंक उठी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। भीतर की लपटें बढ़ी, लेकिन अब उसका मन शांत हो चुका था। उसने ध्यान लगाया और उसकी सांसें अग्नि से मिल गई। अगले क्षण आग शांत हो गई, चक्र बुझ गया। अनामिका ने आंखें खोली। वो अब बदल चुकी थी। उधर देवांश उद्यगढ़ की राजग्रंथालय में पहुंचा।
वहां नीचे एक तहखाने में उसे वो फाइल मिली जिसका उल्लेख उसके पिता ने किया था। उस फाइल में दर्ज था, साल 2007 और राठौड़ वंश की शक्ति का स्रोत अग्निजा कन्या को समाप्त करने का निर्देश दिया गया। मिशन विफल, कन्या लापता। राजा रानी की हत्या संदेहास्पद मानी गई, पर साक्ष्य नष्ट कर दिए गए। योजना की पुष्टि विक्रम सिघानिया, केशव तंवर और वत्सल राठौड़ ने की। देवांश की आंखें फटी रह गई। उसका अपना खून, उसका पिता उस साजिश का सिरा था जिससे अनामिका का पूरा जीवन बिखर गया था। मैं कैसे उससे नजर मिलाऊंगा, उसने खुद से कहा। उसने मोबाइल उठाया, लेकिन फिर रोक लिया। अनामिका उस समय महल की छत पर खड़ी थी और हवा में उसकी लाल चुनरी उड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन मन कह रहा था कुछ टूटने वाला है या जुड़ने वाला। उसी समय महल की सबसे पुरानी खिड़की पर एक साया आकर रुका। उसने धीमे से कहा, शक्ति जाग गई है, अब उसे मोड़ा जाएगा या मिटाया जाएगा। महल के उस प्राचीन गलियारे में जहां हर दीवार पर वंशों की कहानियां खुदी हुई थी, अनामिका अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। अग्नि संतुलन की परीक्षा के बाद उसका मन अब स्थिर था, लेकिन कहीं भीतर एक अजीब बेचैनी फिर से सिर उठाने लगी थी, जैसे कोई तूफान उसके पास आने वाला हो और वो जानती हो कि वो उसे रोक नहीं सकती। उस दिन सुबह देवांश महल लौट आया, चेहरा थका हुआ, आंखें गहरी और मन बोझिल। उसने खुद से कहा था, मैं अनामिका से झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे रिश्ता टूट जाए, पर मैं उसे अधूरे सच के साथ नहीं रख सकता। अनामिका जब महल के बाग में पहुंची तो देवांश पहले से वहीं खड़ा था, एक पुराना लिफाफा हाथ में लिए। तुम लौट आए? उसने धीरे से पूछा। हां, लेकिन इस बार जवाब लेकर। देवांश ने वो लिफाफा उसे पकड़ाया। अनामिका ने थोड़ी हिचक के बाद उसे खोला। पढ़ते ही उसका चेहरा फीका पड़ गया। कुछ क्षण तक वो चुप रही, फिर उसने धीरे से पूछा, ये सच है? हां, तुम्हारे पिता मेरी मां बाप की मौत में शामिल थे? हां। और तुम ये बात पहले से जानते थे? नहीं, मैंने अभी हाल में पता लगाया और मैं तुम्हें बताने ही वाला था। अनामिका की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज टूटने लगी थी। तो मेरी पूरी जिंदगी की तबाही तुम्हारे ही घर से शुरू हुई थी। देवांश ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। क्यों आए हो मेरे पास? सजा पाने या माफी लेने? न माफी न दया, बस सच लाने, ताकि तुम खुद तय कर सको कि तुम्हें मेरे साथ क्या करना है। अनामिका ने कुछ देर तक उसे देखा, जैसे वो उस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही हो जिसे वो धीरे धीरे प्यार करने लगी थी और अब जिसकी सच्चाई उस पर एक चोट की तरह गिर पड़ी थी। तुम्हें जाना होगा देवांश, उसने कहा, कम से कम तब तक जब तक मैं खुद को ये यकीन दिला न सकूं कि तुम उनके जैसे नहीं हो। देवांश कुछ कहने को बढ़ा, लेकिन अनामिका ने पीठ फेर ली और देवांश चला गया, चुपचाप। उस रात अनामिका अपने कक्ष में बैठी रही। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन उसका मन अंधेरे में डूबा था। तभी पीछे से राधिका देवी आई। सच का बोझ सबसे भारी होता है, उन्होंने कहा, और प्रेम उस सच के नीचे सबसे पहले टूटता है। अनामिका ने जवाब दिया, लेकिन बेटा, अगर प्रेम सच से डरकर भाग जाए तो वो प्रेम नहीं होता। अनामिका ने उनकी तरफ देखा। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे माफ कर दूं? मैं कुछ नहीं चाहती, राधिका बोली, लेकिन तुम ये जान लो, अब सिर्फ दिल और दिमाग की लड़ाई नहीं होगी। अब राजमहल के भीतर की साजिशें भी जाग चुकी हैं। क्या मतलब? जिसने तेरे माता पिता की जान ली, वो अकेले नहीं थे और शायद उनके वारिस अभी भी तेरे चारों ओर घूम रहे हैं। अनामिका ने आंखें बंद की। अब तक वो केवल शक्ति से लड़ रही थी, अब उसे राजनीति और साजिश से भी लड़ना होगा। रात गहरी हो चली थी। महल के हर हिस्से में सन्नाटा था,
लेकिन अनामिका के कक्ष में हलचल थी, एक ऐसी हलचल जो भीतर उठ रहे तूफान की थी। देवांश का दिया हुआ सच उसकी चेतना में बार बार गूंज रहा था। पर उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसके माता पिता की मृत्यु के पीछे सिर्फ बाहर के लोग नहीं, शायद महल के ही कोई अपने शामिल थे। सुबह होते ही उसने राधिका देवी से आग्रह किया, मुझे अपने माता पिता की मृत्यु का पूरा सच चाहिए, सब कुछ, बिना छिपाए। राधिका देवी उसे महल के सबसे पुराने हिस्से में ले गई, अग्नि सागर कक्ष। यह स्थान केवल उत्तराधिकारियों को ही दिखाया जाता था जब उन्हें सत्ता सौंपनी होती। उस कक्ष में दीवार पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग टंगी थी, राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या की। उनके पीछे अग्निकुल का चिन्ह चमक रहा था और नीचे एक छोटी बच्ची बनी थी जिसकी आंखों में वही चिंगारी थी जो आज अनामिका की आंखों में थी। ये चित्र तुम्हारे जन्म के बाद बनवाया गया था, राधिका ने बताया। तो फिर उन्हें किसने मारा? अनामिका ने पूछा। राधिका देवी ने एक गहरी सांस ली। हमें बस इतना पता था कि उनके ऊपर हमला हुआ और उन्होंने तुम्हें अपने विश्वास पात्र के साथ महल से दूर भेज दिया। लेकिन कुछ समय बाद उस विश्वास पात्र की भी लाश मिली और तुम लापता हो गई। पर यह कैसे हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति महल में घुसकर राजा और रानी की हत्या कर दे और किसी को पता न चले? यही तो रहस्य है अनामिका। कोई था जो महल के भीतर से मार्गदर्शन दे रहा था और हमें शक है कि वो आज भी महल में है। अनामिका का चेहरा पत्थर सा हो गया। मतलब मेरा दुश्मन मेरे ही बीच है, शायद। इसी दौरान महल के सुरक्षा प्रमुख को एक संदिग्ध पत्र मिला। उसमें लिखा था, जब अग्निजा जागे उसे भ्रम में उलझाओ ताकि उसकी आग बिखर जाए, और अगर वो सच्चाई के करीब आए तो उसे उसी आग में झोंक दो जिसे वो खुद जन्म देती है। पत्र बिना नाम का था, लेकिन उस पर एक खास मोहर लगी थी, वही मोहर जो केवल राज परिवार के वरिष्ठ मंत्रियों को दी जाती थी। उस रात अनामिका ने छुपकर महल के दरबार में बैठक की योजना बनाई, जिसमें केवल चुनिंदा मंत्री, रक्षक और गुरुजन शामिल थे। पर बैठक के शुरू होने से पहले ही महल के शस्त्रागार में एक विस्फोट हुआ। सभी दरबारी भागे भागे वहां पहुंचे, लेकिन अनामिका वहीं खड़ी रही, एकटक उस दिशा में देखती रही जहां से धुआं उठ रहा था। यह डराने की कोशिश है, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं डरने नहीं, पहचानने आई हूं अपने शत्रु को। वो पल उसके भीतर की अग्नि को नया रूप देने वाला था। पहले वो सिर्फ एक खोई हुई बेटी थी, अब वो एक जागी हुई उत्तराधिकारी थी, जिसे सिर्फ विरासत नहीं चाहिए थी बल्कि इंसाफ चाहिए था। महल के शस्त्रागार में हुए विस्फोट के बाद पूरे परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हर रक्षक सतर्क था, हर दीवार जैसे गवाह बन गई थी उस साजिश की जो एक बार फिर जाग उठी थी। लेकिन अनामिका अब भयभीत नहीं थी। अब वो शिकार नहीं, शिकारी बनने को तैयार थी। लेकिन वह जानती थी, ये लड़ाई तलवारों से नहीं, सच को उजागर करने की कला से लड़ी जानी थी। उस रात अनामिका गुप्त रूप से महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंची, वहां जहां कभी उसके पिता राजा वीरेंद्र ने एक रक्षक को नियुक्त किया था, जो अपनी वाणी का त्याग कर वर्षों से मौन व्रत में था। उसका नाम था बालिवर्धन। बालिवर्धन ने कभी राजसी जीवन स्वीकार नहीं किया। वह एक शांत तपस्वी की तरह महल के ऊपरी बुर्ज में रहकर सब कुछ देखता रहा, बिना बोले, बिना हस्तक्षेप किए। किंतु आज अनामिका उसके पास स्वयं पहुंची थी। वह झुकी और बोली, मैं अग्निजा हूं, राजा वीरेंद्र की बेटी। मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बालिवर्धन ने अपनी आंखें बंद की, फिर एक छोटे लकड़ी के बक्से से एक पुरानी, राख से स्याह पड़ी डायरी निकाली और उसे अनामिका को सौंप दी। अनामिका ने उसके पन्ने पलटे। वहां एक दिन का विवरण था। 5 जनवरी 2007,
रात को महल के पश्चिमी द्वार से 3 घुड़सवार भीतर घुसे। उनमें से एक ने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी चाल, उसकी अंगूठी, सब कुछ महल के मंत्री वत्सल राठौड़ से मेल खाता था। राजा वीरेंद्र पर वार करने से ठीक पहले उन्होंने अग्नि चिन्ह वाली बच्ची को ले जाने का आदेश दिया, पर रानी सौम्या ने स्वयं उसे बचाकर बाहर भेजा। फिर महल की लपटें, अनामिका की आंखें भर आई। मतलब, वत्सल राठौड़, वो तो अभी भी मेरे राज्यसभा के सदस्य हैं। बालीवर्धन ने सिर झुकाकर सहमति में हल्का सा इशारा किया। अब पहली बार अनामिका के सामने पहला स्पष्ट चेहरा आया, एक गद्दार जो अब भी उसे विनम्रता से नमस्कार करता था, सभा में बैठता था और उसी की आंखों में देखता था, झूठ और विश्वासघात के साथ। उसी समय दूर किसी शहर में देवांश एक पुराने पत्रकार से मिल रहा था, जो राठौड़ वंश पर रिपोर्टिंग करता था और फिर अचानक गायब हो गया था। उस पत्रकार ने उसे एक धुंधली सी वीडियो रिकॉर्डिंग दी। उसमें एक व्यक्ति मंत्री वत्सल से पैसे लेते हुए दिख रहा था और कह रहा था, राठौड़ की बेटी को मारना है, नहीं तो ये वंश फिर जाग जाएगा। देवांश का गला सूख गया। वो फौरन महल लौटने के लिए निकला, और वहीं महल की ऊंचाई से अनामिका अपने शत्रु का नाम, चाल और निशान पहचान चुकी थी। अब उसके कदम रुकने वाले नहीं थे। अब वह सिर्फ रानी बनने नहीं, इंसाफ की मशाल उठाने वाली थी। महल के मुख्य दरबार में विशेष सभा का आयोजन किया गया था, एक ऐसी सभा जिसे वर्षों से नहीं बुलाया गया था। राजकुल निर्णय सभा, जहां किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी, मंत्री या दरबारी को खुले आम प्रश्नों और साक्ष्यों के सामने खड़ा किया जा सकता था। इस सभा की अध्यक्षता केवल वही कर सकता था जो राठौड़ वंश की रक्तधारा से जुड़ा हो। अनामिका आज पहली बार उस सिंहासन पर बैठी थी जहां कभी उसके पिता बैठते थे। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर ठहराव, लेकिन भीतर एक ज्वाला जल रही थी, न्याय की अग्नि। सभा में सारे मंत्री, रक्षकगण और राज परिवार के सदस्य उपस्थित थे। सबकी निगाहें उस लड़की पर थी जो अभी कल ही राजकुमारी बनी थी और आज सिंहासन पर बैठी थी। मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि आज वह किसी घोषणा से अधिक अभियोग सुनाएगी। अनामिका ने सभा की शुरुआत की। इस दरबार में एक ऐसा चेहरा वर्षों से बैठा है जिसने मेरे माता पिता की हत्या में भूमिका निभाई। आज मैं साक्ष्य लेकर आई हूं, और मैं चाहती हूं कि वो व्यक्ति दरबार के मध्य आकर खड़ा हो। सभा में सन्नाटा छा गया। अनामिका की आवाज गूंज उठी, मंत्री वत्सल राठौड़, कृपया सामने आए। सबका चेहरा फटा रह गया। वत्सल धीरे धीरे उठे, चेहरा संयमित, मगर आंखों में एक हल्की बेचैनी थी। राजकुमारी, ये कैसा मजाक है, उन्होंने कहा। ये मजाक नहीं, तुम्हारी वर्षों पुरानी गद्दारी का पर्दाफाश है। अनामिका ने सामने बालीवर्धन द्वारा दी गई डायरी की प्रति रखी और साथ में देवांश द्वारा भिजवाया गया वो वीडियो क्लिप चलाया जिसमें वत्सल एक व्यक्ति को कहते हैं, राठौड़ की बेटी को खत्म करो, इससे पहले कि वो वंश जाग जाए। सभा में खलबली मच गई। कई दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वत्सल ने बचाव में कहा, ये झूठ है, ये कोई साजिश है मेरे खिलाफ। ये वीडियो नकली है। अगर नकली है, अनामिका बोली, तो सत्य परीक्षा के लिए राजवंश की शपथ पर तैयार हो जाइए। ये सुनते ही वत्सल का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वो जानता था राजवंश की शपथ पर झूठ बोलना मृत्यु के समान माना जाता था, और यदि कोई दोषी निकलता था तो उसी क्षण उसका समस्त दर्जा, अधिकार और भूमि छीन ली जाती थी। मैं बीमार हूं। मैं अभी, तुम यही उत्तर दोगे, वत्सल राठौड़। अनामिका की आवाज में अग्नि थी। उसी क्षण दरबार के द्वार पर आवाज गूंजी, रुको। देवांश अंदर आया, चेहरा कठोर, आंखों में दृढ़ निश्चय। राजकुमारी, आपके पास केवल आधा सच है, बाकी आधा मैं लाया हूं।
उसने सभा के समक्ष एक पुराना ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले किया, जिसमें वत्सल और देवांश के पिता विक्रम सिघानिया के बीच बातचीत थी। अगर वो लड़की बच गई तो अग्निजा फिर लौटेगी। हमें उसे गायब ही रखना होगा, और अगर मेरा बेटा बीच में आए तो उसे भी हटा दो। सभा में हाहाकार मच गया। अनामिका की आंखें फटी रह गई। वो इस सच के लिए तैयार नहीं थी कि देवांश का भी अंत तय किया गया था। वत्सल अब बोल नहीं पा रहा था। उसकी चाल, उसका चेहरा, सब कुछ उसे एक पराजित अपराधी बना चुका था। अनामिका उठी। वत्सल राठौड़, मैं तुम्हें राठौड़ वंश की अग्निजा के अधिकार से पदच्युत करती हूं। तुम्हारा समस्त अधिकार, भूमि और अस्तित्व अब से निष्कासित है, और अगर तुमने दरबार से बाहर कदम रखा तो अग्निकुल की अग्नि तुम्हें स्वयं दंड देगी। वत्सल को रक्षक गण अपने साथ घसीटते हुए ले गए। दरबार में सन्नाटा था। देवांश की आंखों में सच्चाई थी, अनामिका की आंखों में आंसू। तुमने सच लाकर मेरा हृदय तोड़ दिया, लेकिन विश्वास जोड़ दिया। उसने धीरे से कहा, मैं केवल एक चीज चाहता हूं। देवांश बोला, क्या? तुम्हारा साथ। तुम्हारी आग से नहीं डरता, क्योंकि शायद मेरा प्यार उसी से जला है। अनामिका चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ पिघला और कुछ नया जन्म लिया। दरबार की कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। वत्सल राठौड़ को महल से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अनामिका जानती थी ये लड़ाई का अंत नहीं, शुरुआत थी। क्योंकि जब कोई एक गद्दार बेनकाब होता है तो कई और परछाइयां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और अधिक गहराई से छिपने लगती हैं। उस रात अनामिका ने महल की सुरक्षा के सारे दस्तावेज मंगवाए। उसने हर रक्षक, हर मंत्री, हर दासी का इतिहास और भूमिका जांचना शुरू किया, लेकिन एक नाम बार बार उसकी निगाह में अटक रहा था। कविराज, जो वर्षों से महल का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी था। कविराज ने ही वत्सल के खिलाफ मिले साक्ष्यों को सबसे पहले बाहर लीक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर अचानक चुप हो गया था। उसकी गतिविधियां एकदम सामान्य पर संदिग्ध थी। वो हर निर्णय से ठीक पहले एक कक्ष में गायब हो जाता था और लौटते ही नई सूचना देता। अनामिका ने अग्निकुल के गुप्त रक्षकों को आदेश दिया, कविराज पर नजर रखो, लेकिन किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। उधर देवांश ने भी खुद को एक नई जिम्मेदारी दी। उसने अनामिका के लिए एक गुप्त सुरक्षा जाल तैयार करना शुरू किया, क्योंकि वो अब न सिर्फ उससे प्रेम करता था, बल्कि उस सत्य की रक्षा करना चाहता था जो अनामिका अब बन चुकी थी। तीसरी रात को, जब महल के भीतर सन्नाटा था और केवल कुछ रक्षक गश्त कर रहे थे, एक रहस्यमय साया धीरे से अनामिका के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक नीले रंग की शीशी थी, जिसे वह दरवाजे के कोने में छिपाकर वापस जाने ही वाला था कि एक आकृति अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। रक्षक रौनक, अग्निकुल की छाया रक्षक, जिसकी आंखें अंधेरे में भी सब देख लेती थी। कविराज, रौनक ने तलवार उठाते हुए कहा। कविराज चौंका, लेकिन मुस्कुराया। रौनक, मुझे रोकोगी? मैं तो केवल अपने कर्तव्य निभा रहा हूं। कर्तव्य या साजिश? कविराज ने धीरे धीरे मुंह से कुछ बुदबुदाया, और उसी पल वो नीली शीशी खुद ब खुद फूट गई। कमरे में एक हल्का नीला धुआं फैल गया और कविराज अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह अनामिका को बताया गया कि रौनक अब भी बेसुध है और उसके फेफड़ों में कोई विषैला तत्व गया है जो उसके दिमाग को भ्रम में डाल सकता है। अनामिका अब समझ चुकी थी, शत्रु अब छिपकर नहीं, भीतर से वार कर रहा है। और कविराज, वह केवल एक प्यादा नहीं, किसी और बड़ी शक्ति का मुखौटा था। उसी दोपहर अनामिका ने देवांश से पूछा, अगर मैं लड़ाई में उतरूं, सिर्फ ताज के लिए नहीं, बल्कि अग्निकुल को बचाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? देवांश ने उसकी आंखों में देखा और बिना झिझके कहा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा अनामिका, मैं तुम्हारे बगल में चलूंगा। अगर आग चलती है
तो मैं राख बनकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अनामिका की आंखें नम हो गई, लेकिन अब उसमें दर्द नहीं, एक निर्णय था।